हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कुंडली की विवेचना करना। और यहाँ पर जो कुंडली हमने ली है वो मेष लग्न की है। अर्थात जन्म के समय मेष राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही थी, इस कारण से लग्न मेष है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम किसी की कुंडली की विवेचना करते हैं वो हम यहाँ समझाएं। तो जैसा कि नियम है कि जातक की जिसकी भी ये कुंडली है उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, नाम, प्लेस कुछ भी नहीं बताया जाएगा। सिर्फ लग्न और नवमांश दिया है, उससे हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो लग्न मेष है, लग्न स्वामी मंगल होगा। राशि धनु है, इसका मतलब चंद्र जो है धनु राशि में है। राशि का स्वामी गुरु होता है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, इसलिए राशि स्वामी गुरु। नक्षत्र पद इनका पूर्वाषाढ़ा चौथा पद है। इसका स्वामी शुक्र है। तिथि द्वादशी है, दिन है शुक्रवार है, पक्ष कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को हुआ है, इसका मतलब चंद्र कमजोर है इनका। योग इनका सिद्धि योग है, अच्छा योग है। करण कैतिल वो भी अच्छा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लग्न कुंडली है। 1 नंबर की राशि लग्न में लगी हुई है। इसमें ध्यान से देखें तो राहु केतु एक्सिस जो है 6-12 पे है। शुक्र केतु के साथ में है। अब देखना यह है कि अंशात्मक मान के अनुसार वो केतु के अंदर है या बाहर है। अगर अंदर है तो काल सर्प योग हो गया इसमें, क्योंकि सारे ग्रह एक ही साइड में है, दूसरा साइड प्लेन है। और अगर शुक्र ग्रह बाहर है तो बहुत साफ बच गया ये जातक काल सर्प योग से। और ये उसी की नवमांश कुंडली है। नवमांश में लग्न भाव में तीसरी राशि आई है, मिथुन। यहाँ पे महादशा दी हुई है। महादशा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 99 से लेके 1999 से शुरुआत हुई है और ये उसकी अंतर्दशा है। यहाँ पे ग्रह उनकी राशि और कितने अक्षांश पे या डिग्री पे है वो बताया गया है। ऊपर लग्न में से आप देख के ये बता सकते हैं कि सूर्य जो है मेरा शत्रु राशि में है, चंद्र मित्र राशि में है, मंगल शत्रु में है, बुध मित्र में है, गुरु स्वराशि है, शुक्र उच्च का है। तो आप देख लीजिए यहाँ शुक्र 12वीं राशि में है, उच्च का है। शुक्र 12 में उच्च मीन मीन में उच्च का होता है और कन्या में नीच का होता है। इसलिए शुक्र इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो उच्च का है। और क्या है, शनि स्वराशि है, राहु स्वराशि। राहु और केतु हमेशा ही जिस राशि के होते हैं उसी के स्वामी बन जाते हैं, तो हमेशा स्वराशि होते हैं। तो इस कुंडली में मेन विशेषता क्या है, शुक्र उच्च का है, गुरु स्वराशि है, मतलब गुरु भी पावरफुल है। मेष लग्न के गुणधर्म क्या होते हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि इनकी लग्न राशि मेष है तो मेष के गुण इनमें आएंगे। मेष लग्न के जातक शारीरिक रूप से कुछ गोलाइडिये होते हैं। अधिकांशतः दिखा गया है कि मेष लग्न में जन्मे जातक अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। मेष लग्न के जातक स्वभाव से उग्र परंतु शीघ्र ही दूसरों पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रकृति से भ्रमणशील परंतु घुटनों से रोगग्रस्त होते हैं। आप अत्यधिक क्रोधी तथा अपना कार्य चतुरता से निकलवाने में निपुण होते हैं। किसी भी विषय पर वाद विवाद करने से आप नहीं सकते। मेष लग्न के जातक दूसरों के समक्ष अनावश्यक दिखावा करने में भी नहीं सकते। मेष लग्न के जातक साहसी व अभिमानी होते हैं। अपने से की गई विपरीत बात को मेष लग्न के जातक कतई पसंद नहीं करते। ऐसे जातक जल से भय खाने वाले अल्पभुजी वायवर एवं चपल होते हैं। अपने परिश्रमी एवं पराक्रमी स्वभाव के कारण मेष लग्न के जातक अपने जीवन में मनवांछित मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाते हैं। आप में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए कहीं भी जाने पर आप उचित सम्मान की लालसा रखते हैं। धार्मिक विचारों में मेष लग्न के जातकों का दृष्टिकोण भिन्न होता है। आप शक्ति के उपासक होते हैं, अपनी बात के धनी एवं सत्य के कट्टर होते हैं। मेष लग्न के जातक प्रायः किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, परंतु यदि कोई भी बात इनको पसंद ना आए तो सामने वाले को सबक सिखाए बिना नहीं मानते। अब चंद्र आपकी धनु राशि में है, तो आपकी राशि क्या हुई, धनु। तो आपका व्यक्तित्व धनु राशि के अकॉर्डिंग होगा। तो धनु राशि के लोग अन्य राशियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इसका स्वामी गुरु होता है। ये कई विषयों के ज्ञाता होते हैं। कई बार इनमें ज्ञान को लेकर थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। ये स्वभाव से साहसी, विश्वासी, ईमानदार, मिलनसार एवं हंसमुख होते हैं। ये काफी सम्मानित व्यक्ति होते हैं। ये लोग मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। ये अपने सपनों की दुनिया में डूबे रहते हैं, जिससे इनके रिश्तों में प्रतिकूल असर पड़ता है। जीवन के प्रति इनका नजरिया सकारात्मक एवं ऊर्जावान होता है।
ये लोग पैसों का हिसाब सही ढंग से करते हैं, ये अच्छे सलाहकार होते हैं, लेकिन बिना माँगे किसी को सलाह देने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि के लोग काफ़ी सकारात्मक विचार वाले होते हैं। इनका ध्यान इधर-उधर भटकता नहीं है, जो करने की सोचते हैं उसी पर ध्यान केंद्रित होता है। ये स्वतंत्र विचार वाले एवं बड़े दिल वाले, ये सच्चे ईमानदार एवं ईमानदार होते हैं। साहसी, महत्वाकांक्षी एवं खर्चीले होते हैं। ये देखने में आकर्षक होते हैं, झूठ का दिखावा इन्हें पसंद नहीं होता है। इस राशि के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु के कारण इन्हें अपनी संतान से एवं अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख मिलता है। ये ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहाँ पर ये अपने ज्ञान का उपयोग कर सकें। इनके लिए धन का आगमन हमेशा बना रहता है। इन्हें गुरु के कारण धन की कमी कभी नहीं होती है। ये अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। आपकी बुद्धि काफ़ी प्रखर होती है। ये काफ़ी सोच-विचार कर निर्णय लेते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। अपनी बात खुलकर दूसरे के सामने रख सकते हैं। कुछ हद तक स्वभाव से आलसी होते हैं। संतान से पूरा सहयोग मिलता है। दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होते हैं, जिसकी वजह से लोग इनके दोस्त बनना पसंद करते हैं। तो किसी की कुंडली बनाते वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सबसे पहले उसका ऊपर सबसे पहले डिटेल लिखते हैं। किस लग्न में हुआ, किस राशि में हुआ है, किस करण में हुआ, योग में हुआ, नक्षत्र पद क्या है, इत्यादि। उसके बाद उसका लग्न और नवमास कुंडली ज़रूर बनाते हैं और उसके बाद महादशा और अंतर्दशा और उसके बाद ग्रहों की स्थिति मित्र में है कि शत्रु में है कि स्वराशि है या उच्च का है या नीच का है या वर्गोत्तमी है, ये बनाते हैं। और उसके बाद फिर उसकी जो लग्न राशि है, उसका विवेचना करना पड़ता है, उसकी व्याख्या बतानी पड़ती है कि ऐसा जातक किस तरह का होता है। फिर उसके बाद उसकी राशि, जहाँ चंद्रमा है वो उसकी राशि हुई, उसका भी देना पड़ता है। तो हमने ये सब दिया है और इतना हमने पढ़ के आपको बता दिया। अब हम कुंडली की विवेचना पे आते हैं, कि कुंडली की विवेचना कैसे करते हैं? तो कुंडली सामने बना देते हैं। मेष राशि की कुंडली और उनके ग्रह सारे बने हुए हैं यहाँ पे। तो हाउस नंबर 1-8 क्योंकि 1-8 का स्वामी मंगल होता है। तो आप लग्न से शुरू करेंगे, लग्न में 1 नंबर लगा है मेष, तो जब मेष की करेंगे तो साथ में आपको वृश्चिक की भी करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का ग्रह एक है। डिस्पोज़िटर जिसे कहते हैं, जो फल देने का कार्य करता है, वो एक है। तो 1 नंबर, 8 नंबर इसलिए एक साथ बताएँगे क्योंकि उनका डिस्पोज़िटर मंगल है, जो कहीं इसमें बैठा होगा तो एक साथ वो उन फलों को देगा। तो हाउस 1 को लग्न कहते हैं, यह आपका व्यक्तित्व है। तो यहाँ हाउस 1 में 1 नंबर ही राशि लगी है, तो कन्फ्यूज़ ना हो, हाउस नंबर 1 में पहली ही राशि लगी है, मेष राशि लगी है। तो यह आपका व्यक्तित्व है। यहाँ पे जो जो भी लग्न होती है, वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और 8 नंबर राशि 8वें हाउस में लगी है। आपकी 1 नंबर राशि, जो आपकी लग्न राशि है, वो आपकी मेष राशि है। वो 1 नंबर हाउस में लगी है। जो आपकी 8वीं राशि है, वो 8वें हाउस में लगी है। तो थोड़ा-सा यहाँ समानता होने के कारण कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 1 में 1 और 8 में 8 लगी है। मेष राशि के लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जिनकी मेष लग्न होती है। तो हाउस 1 को लग्न कहते हैं, यह आपका व्यक्तित्व है। हाउस 8 को रंध्र, छिद्र, मृत्यु या विनाश कहते हैं। इन दोनों हाउस का स्वामी मंगल आपका अस्त है। इस कुंडली में मंगल अस्त है। सूर्य मंगल के बीच में 3 डिग्री है। आप ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये 3 डिग्री का अंतर नज़र आएगा। आप देख लें, यहाँ पे मंगल कहाँ बैठा हुआ है? ये मंगल बैठा हुआ है। 11वें हाउस में सूर्य के साथ में मंगल है जो कि अस्त है। तो आपका लग्नेश अस्त हो गया। डिग्री का अंतर हमने यहाँ 3 मेंशन किया है। ऊपर जाके आप देखेंगे तो जहाँ पे लग्न दिया वहाँ बगल में डिग्री भी दिया है। तो दोनों की डिग्रीज़ का सूर्य और मंगल के बीच में अंतर सिर्फ़ 3 डिग्री का है। ये बहुत ही कम अंतर है, इस कारण मंगल अस्त हो गया। तो इनका लग्नेश अस्त है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो लग्न इनका स्वामी मंगल अस्त होकर कुंभ राशि में बैठा है, जो कि इनकी शत्रु राशि है। अतः आपका व्यक्तित्व अस्त और शत्रु में होने के कारण थोड़ा दबा हुआ और कमज़ोर होगा और आपको गुप्तांगों की भी समस्या हो सकती है। क्यों? 8 नंबर राशि 8वें में लगी है, जो कि रोग भाव होता है और आपको तकलीफ देता है। और 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि किन अंगों को रिप्रेजेंट करती है? हमारे गुप्तांगों को। तो गुप्तांग की राशि रोग होने का चांस है। उसका कारण ये है कि मंगल अस्त है। तो मंगल जो इनका स्वामी है, अगर वो मजबूत होता है, तो इस डिजीज़ से बचाता। तो आपको गुप्तांगों की समस्या हो सकती है। इस अस्त होने के कारण कार्य तथा सफलताएँ विलंब से होती हैं। अतः इनका इलाज है कि आप अपने पास, अपने पर्स में या अपने वॉलेट में, कहीं पे भी अपनी टेबल पे तांबे या पीतल का मंत्र, मंगल का यंत्र रखें। अब इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ज्वेलर्स की शॉप से खरीद लें, पूजा-पाठ की दुकानों से ले सकते हैं। आपको मंगल का
तांबे या पीतल का यंत्र 2 बाई 2 इंच का या 4 बाई 4 इंच का आराम से मिल जाएगा। तो मंगल का यंत्र, का यंत्र कैसे रखना है, क्या है, वो मेरा यूट्यूब का वीडियो आप देखें, उसमें मंगल का यंत्र की पूजा कैसे की जाती है और उसको कैसे स्थापित किया जाता है, ये बताया गया है। तो यंत्र वाले टॉपिक में जाएँगे, तो वहाँ मिल जाएगा मेरे यूट्यूब वीडियो एस्ट्रो विंडो पर। तथा रिंग फिंगर में गहरा लाल मूंगा पहने। दोनों काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि मंगल अस्त है और आपका लग्नेश है। तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा। एक तो अपने पास मंगल यंत्र रखना पड़ेगा, दूसरा आपको रिंग फिंगर में गहरा लाल मूंगा तांबे की अंगूठी में पहने। 1 कैरेट प्रति 10 किलोग्राम ऑफ योर वेट। अगर आप 50 किलो के हैं तो 5 कैरेट का या 5 रत्ती का, 5 से 6 रत्ती के बीच का मंगलवार को मंगल मंत्र का जाप करते हुए पहने। लग्नेश की अष्टमेश है, अतः आपको अष्टम दोष नहीं, अर्थात आप दीर्घायु होंगे। माना कि मंगल कमजोर है, पर लग्नेश ही आपका अष्टमेश हो जाने के कारण आप दीर्घायु हो जाते हैं क्योंकि आपको अष्टम का दोष नहीं है। अब हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7 में 2 7 लगे हैं। इनकी पूरे मेष लग्न वाले जो होते हैं, उनकी खासियत होती है कि उनकी राशि और उनका हाउस हर जगह समान। तो हाउस नंबर 2 7 में इनकी राशियां 2 7 लगी हैं। 2 वृष राशि होती है और 7 में तुला राशि होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ आपकी वृष और तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र उच्च होकर केतु के साथ 12th हाउस मीन राशि में बैठा है। सेकंड हाउस मतलब संचित धन और ज्ञान, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र उच्च है तो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन और ज्ञान संचित होगा। केतु इसमें सहायक होगा क्योंकि वह शुक्र का मित्र है और अपनी राशि में है। 7th हाउस मतलब पति पत्नी काम वासना अत्यधिक होगा जिसके कारण शादी के अलावा संबंध या एक से ज्यादा शादी हो सकती है। आपकी शादी उच्च घराने में होगी, बहुत ही खूबसूरत लड़के से होगी। पारदर्शी और विनम्र बने, नहीं तो वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। क्यों? क्योंकि केतु है, संबंधों को काट सकता है, खटास ला सकता है। इसलिए आपको अपने घमंड को कम करना चाहिए क्योंकि इनका शुक्र उच्च है। तो शुक्र के 2 और 7 राशियां, वृष भी उच्च फल देगी, धन संपत्ति, और इनकी 7वीं राशि काम वासना पति पत्नी संबंध वो भी उच्च का मिलेगा, हस्बैंड उच्च का मिलेगा। आपके अहंकार और चीजों को गुप्त रखने से आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित रहेगा। जुलाई 2025 से नवंबर 2027 के बीच विवाह हो पाएगा। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि इनका जो ऊपर बताया ना महादशा, तो महादशा इनकी जो चल रही है उसमें जरूर शुक्र और बृहस्पति जब आ जाते हैं तो उस बीच में विवाह का योग बन जाता है। शुभ ग्रह, लड़की की शादी में बृहस्पति और लड़के की शादी में शुक्र का बहुत महत्व होता है। तो आप महादशा महादशा के अंदर अंतरदशा फिर प्रत्यंतर दशा के अगर उसमें कहीं पे शुक्र और बृहस्पति है तो वही आपका शादी का योग बनता है। आयु भी देख लें, 20 से ऊपर होनी चाहिए, 35 के नीचे होनी चाहिए। तो उसी टाइम में शादी होती है। तो 2025 से 2027 के बीच विवाह हो जाएगा। आपका पुखराज विवाह तथा जज बनाने में सहयोग करेगा। अगर आप पुखराज पहनते हैं, क्योंकि वो पुखराज जो है बृहस्पति का ये होता है, तो विवाह जल्दी कराएगा। तो आपका पुखराज विवाह तथा जज बनाने में सहयोग करेगा। जज, क्योंकि जज पुखराज या बृहस्पति के कारण होता है। 2 ग्रह इसके लिए जरूरी होते हैं शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए। एक तो बृहस्पति का मजबूत होना और दूसरा शनि का। शनि प्रशासनिक सेवाओं में ले जाता है। तो इस केस में अगर ये प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती है तो आपका पुखराज विवाह तथा जज बनाने में सहयोग करेगा, अतः पहने। 17/6/25 से 11/10/25 तथा 21/8/26 से 14/1/27 विवाह के लिए, तथा 13/10/23 से 1/5/24 या 28/6/2024 से 1/7/2026 इन सब उत्तम समय है जज बनने के लिए भी और शादी के लिए भी। अब आप देख लीजिए ऐसा हम क्यों बता रहे हैं इस जातक के केस में, क्योंकि गुरु अपने भाव में है, अपनी राशि में है, गुरु मजबूत है। शनि देखिए तो अपनी ही राशि में है। तो गुरु देखिए 9वीं राशि धनु अपनी राशि में है और अपने ही भाव में है, भाग्य भाव। 11 नंबर राशि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और शनि भी स्वराशिस्थ है, इसलिए शनि गुरु जब मजबूत होते हैं शनि प्रशासनिक सेवा में ले जाएगा। और की गुरु प्रशासनिक में उन सेवाओं में ले जाएगा जहां गुरु अर्थात आप बॉस बन के रहते हैं, जैसे जज। जज एक टॉप लेवल का, वो अपनी फील्ड में बॉस है। अब किस समय में वो बॉस बनेगा उसको आप वहां जाके देख सकते हैं इनका लग्न में
महादशा और अंतर्दशा, जहां पे भी अंतर्दशा और महादशा इनकी आ जाएगी शुक्र और बृहस्पति की, तो वहां पे इनकी शादी के और सफलता, जॉब से संबंधित सफलताओं में इनको फल मिल जाएगा। शुक्र प्रशासनिक सेवाओं में इसलिए भी चांस ज्यादा बना रहा है क्योंकि ये 10वां हाउस क्या होता है, आपका जॉब करियर क्या होगा, उसमें लगी है इनकी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि होता है और 11वीं राशि शनि, अर्थात जो इनको धन देगा वो कौन है, शनि। और वो धन देने का कार्य जिस किस कार्य से करेगा, वो प्रशासनिक सेवाओं से करेगा, तो श्योर है इनका प्रशासनिक सेवाओं में जाना। अब हाउस नंबर 3, 6, हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 6, देखिए दोनों में बुध की राशि लगी, इसलिए एक साथ पढ़ी। तो मिथुन राशि और कन्या राशि, इसका स्वामी बुध होता है। बुध कहां बैठा है, 10वें हाउस में, 10वीं राशि अपने मित्र राशि में बैठा है, मकर राशि में। तो यहाँ आपकी मिथुन और कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध अपने मित्र राशि मकर में बैठा है। थर्ड हाउस मीन्स पराक्रम, भाई बहन, वीर, धैर्य, आयु। यदि आप अपनी वाणी और बुद्धि से प्राप्त प्रोफेशन अच्छा रखते हैं तो यह सब भी अच्छे रहेंगे। सिक्स्थ हाउस शत्रु, रोग, चोट, प्रतियोगिता इत्यादि का। सिक्स्थ हाउस क्या करता है, शत्रु रोग देता है, चोट लगता है, लेकिन साथ ही प्रतियोगिताएं, क्योंकि शत्रु क्या है, आपका काउंटर पार्ट है, कॉम्पिटिटर है, तो प्रतियोगिता का भी कारण सिक्स्थ हाउस ही है, जिसका स्वामी राहु और बुध दोनों हैं। और राहु सिक्स्थ हाउस में देखिए बैठा हुआ है, कन्या राशि में। और सिक्स्थ हाउस राहु की अपनी राशि मानी जाती है। वैसे तो राहु हर राशि में स्वराशि से माना जाता है, लेकिन स्पेशली सिक्स जरूर इसके लिए डिफाइन की, क्योंकि इसके मित्र की है और वो है बुध। तो सिक्स्थ हाउस में राहु है जिसका स्वामी राहु और बुध दोनों हैं, और आपका यह समय राहु और बुध का ही चल रहा है, जो कि 2024 तक है। तो आप जाके महादशा में देखें, उस समय उसकी दशा वर्ष अगर बुध की चल रही तो इनके लिए बहुत ही शुभ कार्य है, कंपटीशन में सफलता के चांस हैं, या अत्यंत उत्तम समय है प्रतियोगिताओं के लिए। सिक्स्थ हाउस राहु अच्छे फल देता है। राहु और केतु 6-12 एक्सिस पर हैं, इसके एक तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरी तरफ सभी ग्रह हैं, एवं शुक्र जो कि केतु के साथ है वह भी केतु के अंदर है। अब आप इसको डिग्री से डिसाइड कर सकते हैं कि देखने से तो शुक्र ऐसा लगता है कि केतु के बाहर है, पर इसको चेक करना पड़ता है। अतः यह काल सर्प दोष हुआ, इसके कारण भी कार्यों में विलंब होता है। इलाज के लिए काल सर्प यंत्र आप धारण करें। धारण करने के लिए आप स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, तथा प्रातः काल राहु केतु के मूल मंत्र एक बार अवश्य पढ़ लें, इससे आपको राहत मिलेगी। ये काल सर्प योग का जो यंत्र है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे शुक्र केतु के अंदर है बाहर है, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ ये दी हो डिग्रीज, आप देख लीजिए बड़ा करके। तो शुक्र की डिग्री 14 डिग्री 33 मिनट दी है, और केतु की 26 डिग्री 10। तो आप देख लीजिए, शुक्र की 14 है, केतु की 26 है, 26 की ज्यादा है, 26 ज्यादा है, 14 कम हो गई, तो इसके मतलब केतु के अंदर है शुक्र। तो अब तो श्योर हो गया इस डिग्रीज को देख के कि काल सर्पयोग है। इस कारण भी इस जातक के केस में सारी चीजें विलंब हो जाएंगी। सारे ग्रह राहु केतु अर्थात सर्प के अंदर है, काल सर्पयोग कहते हैं इसे। हाउस फोर्थ, इसका स्वामी चंद्रमा होता है, और इसमें कर्क राशि आपकी लगी है, चौथी नंबर राशि। तो यह आपकी कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ 9th हाउस त्रिकोण में गज के इसलिए राजयोग बना रहा है, जो कि आपको हर तरह की सफलताएं देता है। देखिए, चंद्र गुरु गज केसरी योग भाग्य भाव में बन रहा है, सफलताओं के भाग्य में हाउस में बन रहा है, तो ये आपको बहुत सम्मान देता है, सफलता देता है। गज केसरी राज बन रहा है जो कि आपको हर तरह की सफलताएं देता है, मान सम्मान धन इत्यादि। माता के घर में आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मान सम्मान मिलेगा। आपका जन्म कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ है, जिस दिन चंद्रमा कमजोर होता है। तो यदि आप अपनी माँ को गिफ्ट दें या उनकी सेवा करें तो गजकेसरी योग का फल और भी अच्छा मिलेगा। या गजकेसरी योग आपको आपकी फील्ड में बॉस बनाता है, अतः जुडिशरी में जज बनने के लायक हैं, और आपका पुखराज आपको सपोर्ट करेगा यदि आप पुखराज पहनते। वैसे तो पुखराज की जरूरत नहीं है क्योंकि गुरु इनका जो है स्वराशिष्ट है, जरूरत नहीं है। पर आपको अगर
प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद पे जाना है, जो कि शनि के चांस बना रहा है। शनि शनि खुद भी, शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? न्याय का देवता। तो सर्टेनली जज बनने के पूरे चांस है, क्योंकि शनि भी स्वराशित है, गुरु भी स्वराशित है। वो राज पहन लेंगे तो जरूर आप जज बन जाएंगे। हाउस 5, इसमें इनकी राशि 5 नंबर सिंह लगी है। इसका स्वामी सूर्य 11वें हाउस में है, 11वीं राशि में है। 11वीं राशि कौन सी है? कुंभ राशि है, शत्रु राशि में। तो इसमें सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य 11वें हाउस में, कुंभ राशि शनि मंगल के साथ में है, कुंभ उसकी शत्रु राशि है। अतः सूर्य यहाँ पीड़ित है। 5th हाउस संतान और शिक्षा का हाउस। यहाँ पर सूर्य मंगल शनि की दृष्टि के कारण शिक्षा बाधित या विलंब हुई होगी, तथा संतान देर से, ऑपरेशन से या गर्भपात के बाद होगी। इससे राहत के लिए जब भी आप पूजा करें, ओम नमः सूर्याय मंत्र का जाप करें, और इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है, तो ये संतान का हाउस होता है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने पे गर्भपात, ऑपरेशन इत्यादि, या संतान देर से मिलना हो सकता है। इनसे बचने के लिए और शिक्षा भी अबाधित चलती रहे, इसके लिए आपको ओम नमः सूर्याय मंत्र, सूर्य को शांत करना। हाउस नंबर 9, 12, हाउस नंबर 9 और 12 एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये गुरु की राशियां लगी हैं। तो यहाँ धनु तथा मीन राशियां, जिनका स्वामी गुरु त्रिकोण की अपनी धनु राशि में है, और चंद्र के साथ गज के इसलिए बना। इसलिए 9th हाउस तो आपको बहुत सुफल देगा, पर मीन राशि में शुक्र उच्च का होकर केतु के साथ है, अतः आप खर्चीले हो सकते हैं। अत्यधिक कामुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ऑफिशियल पेपर पर चेक करने के बाद ही साइन करें, अगर आप प्रशासनिक पद पर हैं। नहीं तो समस्या हो सकती है। किसके कारण? केतु के कारण। तो आप ध्यान दें इन चीजों पे कि कहीं आप, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो जेल भी होता है। तो ये जज बनने जा रहे हैं अगर, तो जेल योग भी तो बन रहा है। या तो जेल भेजेंगे, या खुद भी फंस सकते हैं। इसलिए सोच समझ के साइन करें। हाउस नंबर 10, 11, क्योंकि यहाँ पे 10, 11 में शनि की राशियां मकर और कुंभ लगी हैं, इसलिए इनको भी एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर मकर और कुंभ राशियां, जिनका स्वामी शनि अपनी कुंभ राशियों में सूर्य मंगल के साथ है, अतः मजबूत है। न्याय, शनि न्याय का देवता, अतः आप न्यायालय संबंधी जॉब करेंगे। बुध आपको डिसीजन लेने में मजबूत करेगा। बुध अपनी मित्र राशि में है, अतः आपका प्रोफेशन शनि बुध दोनों के अनुसार होगा, अतः न्यायालय के जॉब में आप सफलता पाने के पूरे चांस हैं। बुध क्या है? बुध असल में वाणी का प्रतीक है। बुध कम्युनिकेशन का भी बॉस है। तो आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, जैसे एक बॉस बैठ के लोगों को ऑर्डर देता है, ये बुध का काम है। और शनि आपको प्रशासनिक पद में उच्च पे पहुंचाएगा। उच्च कौन पहुंचाएगा? गुरु। तो इनकी कुंडली में, जातक की कुंडली में देखा जाए तो गुरु, शनि और बुध मिलके एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि सफलता जो इनको मिलेगी बहुत उच्च क्वालिटी। क्योंकि 9वां हाउस, 10वां हाउस और 11वां हाउस क्रम से भाग्य, करियर, 11वां धन, इनकम। अब इसको जो हम कुंडली से प्रोडिक्शन करते हैं, क्योंकि भगवान की बनाई कुंडली आपके हाथ में होती है, जो कि बदलती भी रहती है, तो अब उससे हम फाइनल चेक करें। तो प्रेडिक्शन थ्रू पामिस्ट्री, जीवन रेखा आपकी निर्दोष एवं पूर्ण है, अतः आप दीर्घायु होंगे बिना किसी रोग या समस्या के। ये देखिए, ये आप पास से देख सकते हैं, जीवन रेखा पूर्ण है। साथ में जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, बहुत अच्छी है। एक यहाँ मणिबंध से एक रेखा निकल के ऐसे जा रही जीवन रेखा को काटती हुए चंद्र पर्वत में, अर्थात ये यात्राएं बहुत करेंगे जिंदगी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो सकते हैं। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा छोटी है, लेकिन बाद में सहायक रेखा आगे का ही है। हृदय रेखा पूर्ण है, और बृहस्पति की तरफ जा रही है, इसलिए इनको हार्ट लाइन, ये दिल से बहुत अच्छे होंगे। और इनका जीवन साथी भी इनको बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रोडिक्शन देखते हैं।
तो जीवन रेखा आपकी निर्दोष एवं पूर्ण है, तो आप दीर्घायु होंगे बिना किसी रोग या समस्या के। आपका विदेश यात्रा या देशाटन का योग है। आपकी मस्तिष्क रेखा भी निर्दोष व पूर्ण है, अतः आपका डिसीजन हमेशा ही सही होंगे, पर आप थोड़ा-सा भावुक भी हैं। 14वें साल एक जगह यह टूटी है, इससे प्रतीत होता है कि उस साल मस्तिष्क के ज्वर या सर में चोट लगने जैसे कोई घटना हुई। 14वें साल पे ऐसा मस्तिष्क रेखा में एक दोष है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे। आपकी भाग्य रेखा आधी बनी है, इस कारण विलंब हो रहा है। आपका पुखराज इस कमी को पूर्ण करेगा और जल्दी ही सफलता देगा। आपकी हृदय रेखा भी निर्दोष व पूर्ण है, अतः आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन बनी है, ये विवाह रेखा है। आपके हाथ की एज पर 2 रेखाएँ हैं और एक बहुत छोटी-सी उससे पहले ही बनी है और एक बाद में बड़ी बनी है। तो आपके हाथ की एज पर 2 शादी की रेखाएँ दिखाई दी। एक छोटी और एक बड़ी। एक अफेयर हो सकता है और दूसरा बड़ी वाली आपकी रियल मैरिज में कन्वर्ट। अब प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी से भी कर देते हैं। तो अब इनका नाम तो बता नहीं सकते, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बता सकते। बट आप ये समझ लीजिए कि इनका जो भी है, उसके हिसाब से हमने प्रेडिक्शन यहाँ किया है। ज्योतिष के अनुसार इनका 4 मुख्य अधिष्ठाता हर्षल या यूरेनस नामक ग्रह है। हर्षल का मुख्य प्रभाव है अचानक विस्फोट, आश्चर्यजनक प्रकार प्रगति या असंभावित घटना है। इसलिए जिस व्यक्ति की जन्म तारीख का मूल 4 होता है, वह प्रायः औरों से संघर्ष करता है। जो अन्य लोगों की राय या विचारधारा होगी, उसके विरुद्ध 4 अंक वाला व्यक्ति अपना विचार प्रदर्शन करेगा। इस कारण इसके बहुत से विरोधी और शत्रु हो जाते हैं। यह लोग सुधारक, पुरानी प्रथा के उन्मूलक और नवीन के संस्थापक होते हैं। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र किसी भी पुरानी पद्धति को हटाकर नवीन पद्धति बैठा रहे होते हैं। इनका शुभ अंक 4, तो शुभ दिन भी 4, 13, 22, 31 होंगे। शुभ वर्ष 4, 13, 22, 31, 40, 58, 67। तो मित्रों, तो जब भी प्रेडिक्शन करें तो आप सिर्फ कुंडली ही नहीं, हस्तरेखा और न्यूमरोलॉजी, इन सब का सहयोग लें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।